काल में बैठे हैं समस्त श्रोतागण को नमन करते हुए कुछ बातें हम रखना चाहेंगे। साथियों, आज जिस विषय में वार्ता यहाँ चल रही है वो सब्जेक्ट भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में दर्ज है। साथियों, उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि चूंकि मैं मौलिक अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मौलिक अधिकार का मतलब है बुनियादी हक से है, जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। तो जो बुनियादी हक है ये सबको मिलना चाहिए और इसकी चर्चा नहीं, इसको हमारे संविधान में लिखा गया। तो इस पर हम इसी नाम से मौलिक अधिकार बुनियादी हक के नाम से ही मौलिक अधिकार पार्टी का गठन किए और मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए कार्य करते रहे। साथियों, बीच में ऐसा समय आया, वो बहुत जल्दी का समय है। इसी 18 जून 2024 को पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अयूब साहब से और किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बी.एल. वर्मा जी से वार्ता हुई। वार्ता होने पर ये तय हुआ कि भाई अगर मौलिक अधिकारों को पाना है तो मौलिक अधिकारों को पाने के लिए हम लोगों को सहयोग और समन्वय के साथ काम करना पड़ेगा। तो 18 जून को एक सहयोग की बात हुई, एक समन्वय की बात हुई, एक गठबंधन की बात हुई, हम लोग मिल करके काम करें। तो ये हम बताना चाहेंगे उस दरमियान क्या कहते हैं कि ये बातें हो गई थी और आवश्यकता हो गया है कि हम इस दिशा में कार्य करते रहेंगे, इसका हम लोगों ने संकल्प लिया है। तो साथियों, अब देखना ये है कि अगर हम इधर उधर की बात करेंगे तो समय वक्ता है, समय कम है, हम केवल भारत के संविधान पर बात करेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा गया है कि इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना, जो पढ़े लिखे लोग हैं भारत के संविधान को उठाकर देखें, प्रस्तावना में जितने भी बिंदु हैं उसको छोड़िए, केवल 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। सामाजिक, यानी क्या कहते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय को ऊपर रखने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज रचना। 4 चीज। क्या समता आई? आज तक समता नहीं आई, स्वतंत्रता भी नहीं आई, और जहाँ समता नहीं होगी वहाँ स्वतंत्रता का कोई सवाल नहीं उठता है, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी वहाँ न्याय का कोई सवाल ही नहीं है, और जहाँ न्याय नहीं होगा वहाँ भाईचारा नहीं होगा। इसका मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना आजादी के 75 साल में लागू नहीं हुई। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो भारत के संविधान का भाग 1, जिसमें साफ साफ लिखा गया, इट इज इंडिया दैट इज भारत। ये इंडिया है जिसे भारत कहा जाता है। लेकिन आज तक इस देश के राजनेता किसी मंच पर जब पहुंचते हैं तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान के पुकार के रट लगाते हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं है। देख लो, 4 पहिया वाहन हो चाहे 2 पहिया वाहन हो, नंबर प्लेट पर इंड लिखा गया है। इंड का मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इंडिया। तो संविधान की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? देश का नाम इंडिया है जिसे भारत कहा जाता है।
ये आर्टिकल 1 है। फिर अगर आगे फिर बढ़ते हैं कि अगर कोई देश है तो निश्चित रूप से वहाँ नागरिक होंगे। तो संविधान का जो भाग 2 है उसमें नागरिकता की बात की गई है। तो साथियों, नागरिकता पर क्या दशा हो रही है? आज नागरिकता जब तय हो गई 1950 में, भारत का नागरिक कौन होगा ये बात तय हो गई, संविधान में बाकायदे लिख दी गई। लेकिन आज नागरिकता के नाम पर यहाँ षड्यंत्र किया जा रहा है। यहाँ पर सीएबी लाएगा, सीएबी बना है। सीएबी माने सिटीजन अमेंडमेंट बिल, यानी नागरिकता संशोधन बिल बना करके सीए बनाया जा रहा है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया जा रहा है। और जब एक्ट बनेगा तो एनपीआर बनाएंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाएंगे, नया जनसंख्या रजिस्टर बनेगा। उस नया जनसंख्या रजिस्टर में आपका नाम कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, इस पर एक संकट आ गया है। और फिर एनपीआर होगा। तो इस तरीके से जो बातें चल रही हैं, इससे हम अनभिज्ञ क्या इसके बारे में पता नहीं है। ना हम सीए जानते हैं, ना हम सीबी जानते हैं, ना हम एनपी जानते हैं, और ना क्या कहते हैं कि ये सब हमें मालूम नहीं है। फिर अगर हम भाग 3 की बात करते हैं, सीधे चले जाते हैं भाग 3 पर। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, और उस भाग 3 में मौलिक अधिकारों में से 15/4/16 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान की बात। संविधान देखिए, आपके मोबाइल पर भी है। 15/4/16 15/4 माने सामाजिक पिछड़ापन, 16/4 माने शैक्षिक पिछड़ापन। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर अनुच्छेद 340 के अंतर्गत ओबीसी को, अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण पाने का अधिकार है, और 341 में एससी और एसटी को अधिकार है। इस पर आज यहाँ 347 पर चर्चा हो रही है। तो चूंकि हमें न 340 मालूम है, न 341 मालूम है, तो उन मौलिक अधिकारों में जो आरक्षण है ये 15/4/16 है। तो आरक्षण की बात जब चली तो 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। काका कालेलकर आयोग ने 3700 जातियों की पहचान की, वो चाहे हिंदू वर्ग से थी और चाहे मुस्लिम वर्ग से थी। पहचान किया, लेकिन पहचान के आधार पर उनको आरक्षण ना देने की उसने सिफारिश कर दी। ये 53 का काका कालेलकर आयोग में किए। फिर इसके बाद मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन ने भी कहा कि जो काका कालेलकर आयोग ने पहचान किया था वो बिल्कुल सही है, उन्हें आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जब मंडल कमीशन ने 340 में आरक्षण की व्यवस्था दी, उस आरक्षण में जो 27% आरक्षण मिला, उस 27% आरक्षण में 3 लोग शामिल हुए। एक तो मध्य पिछड़ा वर्ग शामिल हुआ, जो इस देश में कृषक जातियां थी, जैसे अहिर थे, कुर्मी थे, काशी थे, गुजर थे, लोग थे, जाट थे। और इसके बाद दूसरे कौन हुए? नाई, बढ़ई, तेली, तमोली, जो हिंदू वर्ग से आते थे। और फिर तीसरे कौन शामिल हुए? जो नाई, अंसारी, जुल्हा, भाट, फकीर, जो मुस्लिम वर्ग से आते थे। ये तीनों हुए, लेकिन तीनों को एक साथ कर दिया गया। अगर इन तीनों को उसी समय बाइफरकेट कर दिया गया था, मत पिछड़ा वर्ग अलग, अति पिछड़ा वर्ग, हिंदू अति पिछड़ा वर्ग अलग और मुस्लिम अति पिछड़ा वर्ग अलग, तो आज इस मंच पर हमको रोना ना रोना पड़ता है। फिर इसके बाद हम SC/ST में जाते हैं। SC/ST में अगर जाते हैं तो अनुसूचित जाति का, अगर वो कोरी समाज का व्यक्ति अनुसूचित जाति में है तो मुस्लिम समाज का जुलाहा भी अनुसूचित जाति में जाना चाहिए था, क्योंकि दोनों एक जैसे लोग। वो भी बुनकर है, वो भी कपड़ा बुनने का काम करते थे, ये भी कपड़ा बुनने का काम करते थे। ये ढेर सारी बातें हैं जिनके बारे में हमें बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। मंच पर बहुत बड़े लक्ष्यदार भाषण दे दें, मंच पर बहुत बार बात कर ले, उसी समस्या का समाधान होना नहीं है जब तक रिसर्च, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट के आधार पर, अनुसंधान, विश्लेषण और प्रयोग के आधार पर
जब तक इस बात को हम तय नहीं कर सकते हैं और संवैधानिक तौर पर जब तक तय नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो साथियों, ये 15/4 16/4 मौलिक अधिकारों की बात कर रही है। और डॉक्टर रहीम साहब ने जो ये प्रश्न उठाया है, जो आज इस समस्या के बारे में चिंतन कर रहे हैं, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और जब हमने देखा कि डॉक्टर रहीम साहब इस तरीके का कार्य करने के लिए तैयार है, तो मैं कहा मैं पूरी ताकत के साथ आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई जवाब नहीं है, हम इनका साथ देंगे। इतना ही नहीं, हमने तय किया है कि डॉक्टर साहब का नेतृत्व, ये नेतृत्व करेंगे, हम इनको सहयोग करेंगे। इस मंच से आपको बताने की बात हम करेंगे। साथियों, फिर आप देखिए उसी मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार 1978 में लीगल राइट कानून में बदल दिया गया। अनुच्छेद 300 से 300 का में बदला गया। लेकिन आपको पता नहीं है, आज आपकी संपत्ति जब चाहे तब सरकार ले ले। आपका एक लैंड ऑफिसर पहुंचेगा, विशेष भूमि अधिकारी पहुंचेगा, आपको चेक काटेगा, कहेगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप लो, भागो हो जाओ। तो जो इस देश में चल रहा है, ये सब बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो साथियों, फिर चौथी चीज क्या है? सबसे बहुत बड़ी चीज और थी भारत के संविधान का भाग 4। डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अगर सरकार कहेगी मौलिक अधिकार लागू होना चाहिए और अदालत नहीं सहमत है तो ये नहीं लागू होगा। अगर अदालत कहेगी मौलिक अधिकार लागू करो, अगर सरकार नहीं सहमत है तो नहीं लागू होगा। इसका मतलब मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सरकार अदालत दोनों का सहमत होना जरूरी है। इसका मतलब सरकार में हमारे लोग हों और अदालत में हमारे लोग हों, तभी हम मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इसको प्राप्त करने के लिए एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी। वो जन आंदोलन होगा। जब हम पब्लिक ओपिनियन को चेंज करेंगे तो ये सरकारें हिलेंगी, डुलेंगी और गिरेंगी, तभी हो सकता है। इसके लिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। फिर चौथा चीज क्या है? भारत के संविधान का जो भाग 4 है वो साफ साफ कहता है, अनुच्छेद 36 से 51 में लिखा गया है, 39 कहता है कि इस देश में 39 का कहता है कि प्रत्येक महिला और पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन सरकार उपलब्ध कराए। अगर इस देश में बेरोजगारी है तो जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अगर सरकार यानी क्या कहते हैं रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है तो अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 37 में साफ साफ लिखा गया है कि जिस दिन सरकार यानी क्या कहते हैं कि राज्य के नीति व्यवस्था कराना शुरू कर देगी, अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। तो 39 का में लिखा गया है कि प्रत्येक महिला पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन सरकार उपलब्ध कराए। और उपलब्ध कराने के लिए 39 का में लिखा गया है जल जंगल जमीन में उपलब्ध कराए। निश्चित कर दिया गया है। जल का मतलब होता है जल क्षेत्र, जंगल का मतलब होता है वन क्षेत्र और जमीन का मतलब होता है भू क्षेत्र। यहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए। और 243 में लिखा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद जब आदमी गिने जाए तो क्या कहते हैं कि चकबंदी कराई जाए और चकबंदी करा करके यानी पर्याप्त आवास, पर्याप्त व्यवसाय और पर्याप्त कृषि भूमि उपलब्ध कराई जाए। 39 का बोल रहा है। 39 का कह रहा है कि वित्त का समान वितरण, जो इतनी कुदरती चीजें हैं जिसको कुदरत ने बनाया है, जिसको प्रकृति बनाया है, जो नेचर मेड है, उनसे जो राशि आय मिल रही है वो मतदाता के खाते में जानी चाहिए, जनता के खाते में जानी चाहिए। क्योंकि क्या कहते हैं, नदी है, झील है, समुद्र है, यानी तरंगे है जो आपका मोबाइल चल रहा है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, इसको प्रकृति ने बनाया है। इससे जो आमदनी हो रही है वो आपके खाते में जानी चाहिए, आपके पास जानी चाहिए। आज की तारीख में
17,000 रुपए इस देश के हर मतदाता को पाने का अधिकार संविधान दे रहा है, लेकिन सरकार इस बात को नहीं बता रही है। जिस दिन अनुच्छेद 39 का लागू हो जाए उस दिन हमारी समस्या का समाधान इतना आसान हो जाएगा कि मतलब कि कोई रोक नहीं सकता है। 39 कहाँ बोल रहा है? समान कार्य समान वेतन। जहाँ कार्य समान होगा वहाँ वेतन समान होगा। साफ साफ 39 कहाँ बोल रहा है। लेकिन आज तक यानी क्या वेतन विसंगतियों की बात, यानी कार्य के घंटों की बात कहीं नहीं मानी जा रही है। और फिर शिक्षा एजुकेशन, आज शिक्षा जो है व्यवसाय बन गई और चिकित्सा यानी क्या कहते हैं व्यवसाय बन गई। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद डॉक्टर बनेंगे, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद इंजीनियर बनेंगे। कौन सा व्यक्ति ये अंसारी जुल्हा फाट टिकट नाई बड़े बोले ये कैसे बड़े बच्चे को जो पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं कैसे इनके बच्चे डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनेंगे, इस पर भी हमें सोचने की बात है। और अनुच्छेद क्या कहते हैं अंगा बोलता है, यहाँ बढ़ा जाएगा। अंगा माने कुछ नहीं। 39 का अंगा कहता है कि जो कर्मकार है। कर्मकार कौन है? इस देश का कर्मकार, जो कर्म करते हैं, जो मेहनत का मजदूर है, जो श्रमिक है और जो सुकुमार है, 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनके संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी सरकार की। तो साथियों, क्योंकि हम संविधान पर बात करते हैं इसलिए हम आप लोगों से बताना चाहेंगे, अगर अनुच्छेद 50 लागू कर दिया जाए जो कहता कार्यपालिका न्यायपालिका का अलग करो। अनुच्छेद 50 में साफ साफ लिखा गया प्रत्येक जिले में अगर जिलाधिकारी को जैसे जिला मजिस्ट्रेट को डीएम कहते हैं तो जिलाधिकारी को भी यहाँ डीएम बोलते हैं। गलत है। अगर जिलाधिकारी डीएम यानी जिला मजिस्ट्रेट अगर डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। और क्या कहते हैं जिला कलेक्टर, क्या कहते हैं जिला संग्रह का 3 अधिकारी होने चाहिए। प्रदेश से लेकर के प्रदेश में, मंडल में, राज्य में, तहसील में, बीडीओ स्तर तक 3 अधिकारी होने चाहिए जहाँ सबकी भागीदारी हो। रिजर्वेशन इज द मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन। आरक्षण मामला भागीदारी का है। आरक्षण मामला क्या कहते हैं भागीदारी। रिजर्वेशन इज द मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन। सीधी सी बात है, यानी ये भागीदारी का मामला है। हम भागीदारी लेने के लिए हम तैयार हैं, इसको लड़ने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों से हमारा केवल इतना निवेदन है कि आप मांगो नहीं, नो डिमांड बट कमांड। मांगना छोड़ो, मांगते भिखमंगे। हम भिखमंगे नहीं है। अकबर महान, अच्छा सम्राट महापदम नंद महान, सम्राट अशोक महान की हम औलाद हैं। अगर प्राचीन काल में सम्राट महापदम नंद हुए हैं, प्राचीन काल में सम्राट अशोक हुए हैं, और अकबर महान को कौन नहीं जानता है जो दुनिया में शाहशाह के रूप में जाने जाते हैं, तो उसकी औलाद यहाँ बैठी हुई है। हम भिखमंगे नहीं है। हम कमांड नहीं करेंगे, हम डिमांड नहीं करेंगे, हम कमांड करेंगे। कमांड के लिए तैयार हो जाओ। और डॉक्टर आयुब साहब को हम अपना नेता मानते हैं। इनके नेतृत्व में काम करने के लिए आज इस मंच से हम वचनबद्ध हो रहे हैं कि हम आपके साथ भागीदारी के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। तो बस हम ज़्यादा होएंगे, थोड़ा सा तकलीफ है हमको, इसलिए हम यहीं पर अपना निवेदन करते हैं। आप सब देखते रहे जनता खबर। अभी आप जेपी शास्त्री जी को सुन रहे थे। संविधान के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन आपका है और बहुत सारी बातें बताएं। अब मैं हमारे जो सम्मानित वक्ता राष्ट्रीय